माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले का जो लेक्चर है हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, वो लेक्चर आप देखो क्योंकि ये इसके बहुत सारे टॉपिक्स उसके ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बहुत सारा पार्ट उस हीट के ऊपर डिपेंड है, वर्क डन के ऊपर डिपेंड है, इंटरनल एनर्जी के ऊपर डिपेंड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक चैप्टर जो है ये टोटल 3 लॉज पे ही डिपेंड करता है। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो ऐसे तीनों लॉज के ऊपर ही पूरा चैप्टर डिपेंड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो बच्चों, एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? इट इज नथिंग बट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज नथिंग बट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बचपन में हम लोगों ने स्टडी किया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। Energy neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one form to another form. That means total energy of the universe remains constant. ये हम लोगों ने स्टडी किया था। मतलब 7th, 8th, 9th, 10th में आप लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ पढ़ा होगा। तो वो लॉ क्या है जो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट बताया। मतलब यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है ना क्रिएट हो रही है, बस एक एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मतलब यहाँ पे एनर्जी हमेशा क्या होती है, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ऐसा उसका मीनिंग है। और वही क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में हम लोग बेसिकली क्या स्टडी करने वाले हैं, इंटरनल एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की, उसका स्टडी हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका एक्चुअली एक इक्वेशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया जाए तो वो क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ऐसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन है। आपके बुक में जो इक्वेशन दिया है वो क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू। ये इक्वेशन आपके बुक में दिया है। यहाँ पे माइनस डब्ल्यू क्यू है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट आपके बुक में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन दिया है वो ये है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो ये इक्वेशन हमें बस स्टडी करना है स्टेप बाय स्टेप। इसमें डेल्टा यू क्या है, इट इज नथिंग बट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यू किसके लिए लेते हैं हम लोग, इंटरनल एनर्जी के लिए। तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी क्या है, ये ऑलरेडी हमने इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस किया है, लेकिन अभी थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे यू इज नथिंग बट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू यहाँ पे जो हीट हम लोग वो सिस्टम को देने वाले हैं वो रहेगा, और उसकी वजह से जो सिस्टम में वर्क डन होगा वो होगा डब्ल्यू। ओके, तो ऐसे डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट द क्यू माइनस डब्ल्यू। ये इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का। इससे हम लोग क्यू का इक्वेशन क्या बना सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ऐसा इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। मतलब जो भी हीट आप अप्लाई करोगे वो हीट किसके लिए यूटिलाइज होगी, एक तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए यूटिलाइज होगी, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, एंड ड्यू टू दैट वर्क इज डन इन देयर। मतलब एक तो वो गैस जो सिस्टम रहेगा, एक तो एनर्जी सराउंडिंग को देगा, इसका मतलब वहां पे क्या होगा, वर्क डन होगा। जो एनर्जी सराउंडिंग को लूज की जाएगी उसकी वजह से वहां पे जो वर्क होगा दैट इज नथिंग बट द डब्ल्यू। तो यही चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। मतलब ये इक्वेशन आप डिराइव करोगे, उसके साथ साथ वर्क डन हम लोग पढ़ेंगे। वर्क डन पॉजिटिव कैसे होता है, निगेटिव कैसे होता है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। इंटरनल एनर्जी एग्जैक्टली क्या होती है वो हम लोग स्टडी करेंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरनल एनर्जी एग्जैक्टली होती क्या है। तो अगर कोई सिस्टम हम लोग कंसिडर करें तो वो सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। वापस एक बार बता देती हूँ, किसी भी सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी
जो उसको मोशन की वजह से मिलती है, प्लस वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो उसको ड्यू टू ग्रेविटेशन की वजह से मिलती है, ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी वहां पे, तो उनकी वजह से जो उनको एनर्जी मिलेगी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। और तीसरी एनर्जी जो उनको मिलती है, दैट इज द इंटरनल एनर्जी, जो हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो ये इंटरनल एनर्जी एग्जैक्टली होती क्या है? इंटरनल एनर्जी मतलब वो सिस्टम के अंदर की एनर्जी जो उनके मॉलिक्यूल्स की वजह से होगी, प्रोटॉन्स की वजह से, न्यूट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल उनकी वजह से होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। तो ये इंटरनल एनर्जी यहाँ पे दो टाइप्स की होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है इसमें, प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है? देखो वहां पे मॉलिक्यूल्स है, राइट ना, किसी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स है, तो ये मॉलिक्यूल्स को स्पीड है, मतलब ये मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब इनको स्पीड है, तो स्पीड है उसकी वजह से उनके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब इनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। और ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी हो रहे हैं, इसका मतलब इनके पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी है। रोटेट हो रहे तो इसका मतलब इनके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे बहुत सारी इंटरनल एनर्जीज ऑलरेडी वो सब्सटेंस में अवेलेबल है, वो सिस्टम में अवेलेबल है। तो इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इंटरनल एनर्जीज आर अवेलेबल इन दैट सिस्टम, राइट। इन केस यहाँ पे हमने इंटरनल एनर्जी की बात की, इन केस ऐसा हुआ, ये जो हम काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं मोशन में, ये मॉलिक्यूल की नहीं है, ये सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है। मतलब देखो, इसके पहले मैंने आपको इंटरनल एनर्जी की बात बताई थी, मैंने आपको बोला कि एक भरा हुआ ग्लास हमने टेबल पे रखा है और टेबल रेस्ट पोजीशन पे है, टेबल बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, तो ये ग्लास को मोशन नहीं है, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? जीरो रहेगी। ये ग्लास रेस्ट पोजीशन में है, यहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगी? जीरो रहेगी। तो ये जो ग्लास सिस्टम है, इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी क्या रहेगी? बस इसके पास इंटरनल एनर्जी रहेगी, दैट इज नथिंग बट द यू। और अगर ये आइडियल गैस है, ऐसे कंसिडर करो, ये सिस्टम अगर आइडियल गैस है तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बस आपके पास क्या रहेगी? दैट इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी। क्योंकि हम लोगों ने स्टडी किया है आइडियल गैस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ये ऑलरेडी हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में स्टडी किया है। इसके पहले आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ो, इसके बाद ही ये स्टार्ट करो। तो अगर ये आइडियल गैस है तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बस क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी। समझ में आया? देखो मैंने क्या बताया आपको, अगर कोई भी सिस्टम रेस्ट पोजीशन पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी, उसके ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी, तो उसके पास बस एक ही एनर्जी बचेगी, वो कौन सी? इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी में क्या क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। अगर इनकेस वो जो सिस्टम है वो एक आइडियल गैस है, ऐसे अगर हम लोग कंसिडर करें, तो उसकी इंटरनल एनर्जी बस क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी रहेगी, क्योंकि आइडियल गैस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? जीरो रहेगी। ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, ये इंटरनल एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या रहेगी? जीरो रहेगी। दिस इज अबाउट द इंटरनल एनर्जी। और ये इंटरनल एनर्जी हम लोग मेजर नहीं कर सकते। देखो, इंटरनल एनर्जी हम लोग मेजर भी नहीं कर सकते और उसको मेजर करने की जरूरत भी नहीं है। आप बस क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बस चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर करेंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब क्या? तो यहाँ पे हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर करेंगे, मतलब UF माइनस UI, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट द फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की, उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते।
तो इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके सिलेबस में नहीं है बट दैट आर इम्पॉर्टेंट। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। अगर अमाउंट ऑफ मैटर मतलब अमाउंट, सब्सटेंस का अमाउंट बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। दैट मीन्स इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। सेकेंड पॉइंट है इट इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब इसका जो चेंज रहेगा दैट इज डिपेंड्स ऑन फाइनल, दैट मीन्स यूएफ माइनस यूआई। मैंने आपको बोला कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? यूएफ माइनस यूआई। तो इसका जो चेंज रहेगा वो बस फाइनल एनर्जी एंड इनिशियल एनर्जी इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, इसके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ऑन द फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई ग्राफ हमने प्लॉट किया, वो ग्राफ में हमने देखा कि ये ए टू बी ऐसा कर्व आपको मिला, तो वापस सपोज यहाँ पे बी टू ए दूसरा कर्व हमें ऐसे मिला, तो इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी और इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों सेम रहेगी, भले ही ये पाथ अलग अलग है, लेकिन इसकी फाइनल और इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो है वो सेम है। इसका मतलब इसका जो चेंज रहेगा दैट चेंज इज इक्वल हियर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ऑन द final minus initial only. Okay, that's why it is called as it is a state function. Next point है in a cyclic process delta U is equal to 0. cyclic process मतलब ये यहां से स्टार्ट हुआ और वापस यहीं पे आया, तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल दोनों एनर्जी सेम मिल रही है, राइट? इसका मतलब UF इज इक्वल टू क्या है? UI है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है? UF माइनस UI। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम दोनों UF ले सकते हैं, दैट इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कभी भी 0 नहीं होता, याद रखो। एक्सचेंज ऑफ हीट कभी 0 नहीं होती, बस इंटरनल एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। सो इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। ऐसे 2-3 पॉइंट्स आपको इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड याद रखने हैं, ज्यादा इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, ऑलरेडी इंटरनल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने बहुत बार स्टडी किया है, ठीक है? तो यही चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू माइनस डब्ल्यू, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे डिराइव करना है, ठीक है? तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। हीट के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है। अभी ये वर्क डन जो है ये पॉजिटिव और निगेटिव कब रहेगा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था। इसको पहले रफ करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ये जो इंटरनल एनर्जी है, ये इसका जो चेंज है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? हम लोगों ने देखा था, हमने एक सिलेंडर लिया था, उसको पिस्टन से फिक्स्ड किया था और यहाँ पे हम लोग हीट अप्लाई करे थे। पहले हमने वो इंटरनल एनर्जी का चेंज ड्यू टू हीट देखा था, राइट ना? जो हीट हम लोग अप्लाई करते हैं उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है? चेंज होती है हीट की वजह से। मतलब पहला चेंज इंटरनल एनर्जी में पहला चेंज कब आता है? ड्यू टू हीट, दैट इज डिनोटेड बाय Q। तो सबसे पहले हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर देखा था और उसके बाद हमने क्या किया था? हीट अप्लाई करना बंद किया था और ये जो इंटरनल एनर्जी है वो ड्यू टू वर्क डन की वजह से चेंज होती है। वर्क डन की वजह से कब चेंज होती है? अगर आप ये पिस्टन नीचे लेके आए तो ये क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा मतलब कंप्रेस होगा गैस, गैस कंप्रेस होगा, उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। ये हमने ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया और dx जितना डिस्टेंस चेंज हुआ तो F dx मतलब यहाँ पे वर्क इज डन।
F इंटू डी एक्स, मतलब वर्क डन हुआ। वर्क डन की वजह से वहां पे इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंजेस आए क्योंकि वॉल्यूम वहां पे चेंज हुआ। तो हमने ऑब्जर्व किया कि इंटरनल एनर्जी में दो चीजों की वजह से चेंज आ रहा है। कौन सा? पहली तो है जो अमाउंट ऑफ हीट हमने अप्लाई की थी उसकी वजह से चेंज आ रहा है, और दूसरी जो वहां पे, ये पहली और दूसरी क्या, जो वहां पे वर्क डन हुआ है उसकी वजह से। तो इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की, उसमें दो चीजों की वजह से चेंज होता है, पहला है हीट और दूसरा है वर्क डन। तो ये दोनों को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो हीट के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है, अब हम लोग वर्क डन के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। उसका फॉर्मूला भी हमें डिराइव करना है, वो भी आपको पूछा जाता है। वो पॉजिटिव कब रहेगा वो हम लोग देखेंगे, निगेटिव कब रहेगा वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्क डन हम लोग किसको कहेंगे? पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्क डन बाय अ सिस्टम, बाय अ सिस्टम, ये पॉइंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। तो इसको हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव कब कहेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे हम लोग एक सिलेंडर लेंगे, वो सिलेंडर में हमने गैस भरा है, ओके, और इस सिलेंडर को हमने एक पिस्टन से फिक्स्ड किया है। तो कंसीडर करते हैं पहली केस में हम लोग कंसीडर करते हैं गैस एक्सपांड हुआ, ठीक है। गैस एक्सपांड होने के बाद ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये उनका मोमेंटम इस पिस्टन को ट्रांसफर करेंगे। गैस एक्सपांड होने की वजह से ये इनका मोमेंटम पिस्टन को ट्रांसफर होगा और पिस्टन की मोशन ये डायरेक्शन में रहेगी, मतलब पिस्टन मूव होगा। गैस एक्सपांड होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और उसकी वजह से पिस्टन मूव होगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उन्होंने उनका मोमेंटम पिस्टन को ट्रांसफर किया, वहां पर प्रेशर एक्सर्ट हुआ, उसकी वजह से पिस्टन मूव हुआ, राइट। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या होगा, द गैस डज, यहाँ पे हम लोग ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं, हियर द गैस डज पॉजिटिव वर्क डन, गैस डज पॉजिटिव वर्क ऑन द पिस्टन, ओके। तो ये वर्क पॉजिटिव कब रहेगा, जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक्सपांड होंगे, तब कौन सा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क ऑन द पिस्टन। ये पहला पॉइंट है। अब ये निगेटिव कब होगा, अभी यहाँ पे उल्टा प्रोसेस हम लोग करेंगे। हम क्या करेंगे, पिस्टन को कंप्रेस करेंगे, मतलब पिस्टन प्रेशर अप्लाई करेगा। पिस्टन प्रेशर अप्लाई करेगा तो पिस्टन नीचे आएगा, पिस्टन नीचे आया तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या होंगे, कंप्रेस होंगे, मतलब इनका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब इनका वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो यहाँ पे गैस एक्सपांड नहीं होगा, यहाँ पे गैस क्या होगा, कंप्रेस होगा, गैस कंप्रेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे, निगेटिव वर्क इज डन, निगेटिव वर्क is done on the by the gas on the piston, by the gas on the piston, okay। मतलब देखो पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब गैस एक्सपांड होता है, और निगेटिव वर्क कब होता है, जब गैस कंप्रेस होता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन पॉजिटिव वर्क डन बाय अ सिस्टम विथ अ नीट लेबल डायग्राम। तो ये डायग्राम आप लोग ड्रॉ करेंगे, आपके नोट्स में वैसे भी है ये। तो यहाँ पे आप लोग 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एंड एक्सप्लेन निगेटिव वर्क डन बाय अ सिस्टम विथ अ नीट लेबल डायग्राम। तो निगेटिव वर्क कब होगा, कंप्रेस होने के बाद, पॉजिटिव वर्क कब होगा, एक्सपांड होने के बाद। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों क्या है, एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम। अभी हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब W का एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं।
डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, उसमें जो डब्ल्यू है दैट इज नथिंग बट द वर्क डन। वो पॉजिटिव कब रहेगा, निगेटिव कब रहेगा, ये ऑलरेडी हमने इसके पहले के टॉपिक में स्टडी किया है। अब इसका एक्सप्रेशन हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो इसका एक्सप्रेशन आइडियल गैस के लिए हम लोग निकालने वाले हैं। तो उसके लिए देखो हमने एक सिलेंडर यहाँ पे कंसीडर किया है, इस सिलेंडर के अंदर गैस भरा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट द सिस्टम। तो ये सिस्टम को हमने एक पिस्टन से क्लोज किया है, मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन से यहाँ पे क्लोज किया है। और ये जो सिस्टम है, ये जो सिलेंडर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ए कंसीडर किया है। ए इज इक्वल टू दिस इज नथिंग बट द cross sectional area of the cylinder, cross sectional area of the cylinder of the cylinder, cylinder and the piston भी बोल सकते हैं। पिस्टन के साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने यहाँ पे A कंसीडर किया है। And the constant pressure exerted by the system on the piston supposed to be, that is P. P is equal to pressure. ये पिस्टन क्या कर रहा है, ये गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो ये प्रेशर हमने क्या कंसीडर किया है, P कंसीडर किया है। तो यहाँ पे देखो ये जो सिस्टम ये पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, वो फोर्स कितना रहेगा, दैट F इज इक्वल टू द फोर्स, जो फोर्स अप्लाई कर रही है सिस्टम वो कितना रहेगा। यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से हम लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। मतलब ये जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, सिस्टम जो फोर्स अप्लाई कर रही है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन द पिस्टन, पिस्टन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो कितना रहेगा, P इंटू ए बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे जब फोर्स अप्लाई करेगी सिस्टम, उस वक्त ये जो पिस्टन है ये कुछ डिस्टेंस मूव करेगा, दैट डिस्टेंस इज सपोज टू बी dx। तो इससे हमें वर्क डन का फॉर्मूला मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल बहुत छोटे से वर्क पे ऊपर काम करेंगे, दैट इज नथिंग बट द चेंज इन वर्क डन, दैट इज इक्वल टू dw। छोटा सा वर्क निकालेंगे, उसके बाद हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। तो ये सिंगल एरिया के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, फिर हम लोग होल सिस्टम का वर्क डन निकालेंगे। तो सिंगल एरिया के लिए dw इज इक्वल टू क्या रहेगा, फोर्स इंटू dx रहेगा। एक छोटा सा डिस्टेंस हमने कंसीडर किया है, दैट इज नथिंग बट द dx। तो यहाँ पे देखो फोर्स का फॉर्मूला डाल दो, क्या आएगा, dw इज इक्वल टू F क्या है, P इंटू A इंटू dx। और A इंटू dx, एरिया मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज नथिंग बट द वॉल्यूम। तो यहाँ पे dw इज इक्वल टू P इंटू A इंटू dx है, मतलब यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, dv लेना पड़ेगा। तो dw का फॉर्मूला क्या बनेगा, गैस के लिए देखो ये मैकेनिकल वर्क डन है, दैट इज इक्वल टू F इंटू dx, लेकिन गैस के लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो याद रखो हमेशा, वो क्या होता है, W इज इक्वल टू PV। तो यहाँ पे dw इज इक्वल टू क्या मिलेगा, P इंटू dv मिलेगा। ये हमने बहुत छोटे से वर्क के लिए किया है। तो इससे ही अगर हमें टोटल वर्क डन चाहिए होगा, तो टोटल वर्क डन हमें कितना मिलेगा, हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा, इस छोटे से वर्क को। एक सिंगल एरिया के लिए छोटा सा वर्क हमने लिया है dw, तो हमें होल बॉडी का वर्क डन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 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 ऐसे सभी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। मतलब इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो टोटल वर्क डन, दिस इज फॉर द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, बहुत ही छोटे वॉल्यूम के लिए हमने ये वर्क डन निकाला है। वर्क डन इज, वो क्या रहेगा देखो, दैट इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ dw। ये क्या मिलेगा हमें, टोटल वर्क डन, जो हम लोग w से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे w इज इक्वल टू आएगा vi टू vf, दैट इज इक्वल टू dw। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ vi टू vf, dw की जगह पे डालो p इंटू dv। तो यहाँ पे p कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेट हम किसके लिए कर रहे हैं, dv के लिए कर रहे हैं। तो p कॉमन निकाल लो, p कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, और बाकी टर्म को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो w इज इक्वल टू p इंटू इंटीग्रेशन vi टू vf इंटू dv।
यहाँ पे 1 है तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन यहाँ पे हमें बस 1 dv का इंटीग्रेशन v मिलेगा। तो w इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, p इंटू v। ये टोटल वॉल्यूम को हमने इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे हमें v मिलेगा, dv का इंटीग्रेशन सिर्फ v मिलेगा। फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो मैथमेटिकल मेथड्स चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 उसमें इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव दोनों भी एक्सप्लेन किए हैं। नहीं तो आपके मैथ्स में आने ही वाला है इंटीग्रेशन, तब आपको ये चीजें समझ में आएगी। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, दैट इज फ्रॉम vi से लेके vf तक। तो अगर मुझे v निकालना है तो हमें कैसे करना पड़ता है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद w इज इक्वल टू p इंटू एक बार ये vf डालना है आपको और फिर माइनस लेके ये vi डालना है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को। 1 dv का इंटीग्रेशन मिलेगा v और इसका जो लिमिट है वो हमें डालना पड़ेगा vi से लेके vf तक। तो vf माइनस vi हमें यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, मतलब ये हमें क्या मिलेगा, चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा। दैट इज नथिंग बट द वर्क डन। तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिलता है। ये फॉर्मूला किसका है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम। यहाँ पे वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम से इनिशियल वॉल्यूम तक चेंज हो रहा है, तो चेंजिंग वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम के लिए आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या मिल रहा है, W इज इक्वल टू P इंटू dv। dv मतलब क्या, vf से लेके vi तक जो चेंज हमें मिल रहा है वॉल्यूम में, उसके लिए ये वर्क डन हमें मिलेगा। समझ में आया, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। देखो डेरिवेशन बहुत सिंपल है। क्या किया हमने, एक सिलेंडर कंसीडर किया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, सिलेंडर का प्रेशर उसके ऊपर पिस्टन जो अप्लाई कर रहा है वो P है। तो इससे सिस्टम पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी F, वो F कितना होगा, P इंटू A। ये जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है ये P इंटू A। तो dw हमें क्या मिलेगा, F इंटू dx, उसकी वजह से पिस्टन कुछ डिस्टेंस मूव करेगा, दैट इज dx। सो dw इज इक्वल टू F इंटू dx। F की जगह पे pa पुट किया, pa dx, a dx मतलब होता है dv। यहाँ पे dv a dx की जगह पे हमने क्या पुट किया है, dv पुट किया है, चेंज इन वॉल्यूम। सो टोटल वर्क डन, अगर ये बहुत स्मॉलेस्ट वर्क डन हमने निकाला है फॉर छोटे से डिस्टेंस के लिए dx के लिए, तो टोटल वर्क डन अगर चाहिए होगा तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। तो इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन इसका v मिला, तो उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हमें ये फाइनल इक्वेशन मिला। ओके, समझ में आया सबको। ऐसे हम लोग इसका अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम का डेरिवेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है ये। और इस वर्क डन की वजह से, ये जो वर्क डन यहाँ पे हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। क्योंकि देखो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ड्यू टू दैट यहाँ पे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। समझ में आया। और ये एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, उसके लिए हम लोग ये डेरिवेशन ले रहे हैं, क्योंकि आगे जाके आपको ये यूटिलाइज भी करना है न्यूमेरिकल्स में। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है बच्चों, जिसका आप लोग कब से वेट कर रहे थे, दैट इज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो अभी हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो इसमें डेल्टा यू क्या है, जो इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक जो हीट अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, और दूसरा जो वर्क डन होता है सिस्टम का उसके ऊपर। तो ये फॉर्मूला आपको ऐसे भी दिखेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ऐसे भी दिखेगा। तो यहाँ पे दैट इज नथिंग बट द चेंज इन वर्क डन, और ये है चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट, और ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये अलग अलग फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अभी हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है जो आपके बुक में दिया है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, एक सिस्टम हमने कंसिडर किया है जिसके अंदर हमने गैस भरा है, राइट ना। तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स है। तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, इस सिस्टम को हीट अप्लाई करेंगे। तो जब हमने इसको हीट अप्लाई की, तो इनिशियली देखो, कभी भी हम लोग किसी चीज को हीट अप्लाई करते हैं तो कुछ देर के लिए वो हीट अप्लाई होने के बाद भी वो सिस्टम में ना बॉइलिंग होता है। सपोज हमने वाटर को हीट अप्लाई की, तो वाटर में ना बॉइलिंग होता है ना कुछ होता है, थोड़ी देर के लिए वाटर बहुत ही स्टेबल होता है।
तो जो भी हीट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो किसके लिए यूज हो रही है? इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने के लिए वो पूरी के पूरी हीट यूटिलाइज हो रही है। इसका मतलब जो भी अमाउंट ऑफ हीट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो Q टोटल किसके लिए हो रहा है? टू चेंज द इंटरनल एनर्जी। मतलब पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं डेल्टा U जो है वो टोटली किसके लिए यूज हो रहा है? इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे देखो आगे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी जैसे ही चेंज होगी तो यहाँ पे जो गैस है या फिर जो भी सिस्टम है वो क्या करेगी? अपना वॉल्यूम एक्सपांड करेगी। मतलब यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट होता है तो वॉल्यूम क्या होता है? गैस है सपोज, तो गैस क्या करेगा? उसका वॉल्यूम एक्सपांड करेगा। और यहाँ पे अगर पिस्टन हमने लगाया है तो वॉल्यूम का एक्सपांशन होगा। वॉल्यूम एक्सपांड होगा इसका मतलब क्या होगा? वर्क इज डन हियर, वर्क डन हो रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो इसने इंटरनल एनर्जी गेन की थी, इसने जो इंटरनल एनर्जी गेन की थी वो अभी क्या होगी? वर्क डन के लिए वो उसकी इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज करेगा। मतलब यहाँ पे वो इंटरनल एनर्जी लूज करेगा। तो इंटरनल एनर्जी अगर लूज हो रही है तो वर्क डन क्या होगा? निगेटिव होगा। इसके पहले हमने देखा यहाँ पे जो सिस्टम इंटरनल एनर्जी यूज करता है तो वर्क डन क्या होता है? लूज होता है। इसका मतलब डेल्टा यू यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन क्या रहेगा? निगेटिव, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे लूज हो रही है, सो दैट इज निगेटिव। तो ये दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो इंटरनल एनर्जी है इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक क्यू के ऊपर एंड माइनस यू डब्ल्यू के ऊपर, मतलब वर्क डन के ऊपर। तो अगर इसको हम कंबाइन लिखे तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। और ये जो फॉर्मूला हमें मिला है यही क्या है? दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू ये माइनस डब्ल्यू को हम लोग इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होगा, राइट ना। तो ये जो है ये भी दूसरा फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक में। तो यहाँ पे क्यू की जगह पे आप लोग अलग अलग फॉर्मूले, जो अमाउंट ऑफ हीट के फॉर्मूले होते हैं वो बहुत अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो क्यू के बहुत सारे फॉर्मूलेज आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। क्या क्या फॉर्मूला है मैं बताती हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम लोग वो फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है। देखो, दिस इज नथिंग बट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज नथिंग बट द क्यू, मतलब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, और ये क्या है? इट इज द वर्क डन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग, बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। ओके, बाय द सिस्टम के लिए हम लोग नेगेटिव वर्क डन लेते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा यू, दैट मीन्स हम लोग इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। ये होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये दूसरा फॉर्म हमें क्या बता रहा है? दैट इज इक्वल टू क्यू। क्यू इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये इक्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट क्यू इज एडेड टू अ सिस्टम, इट्स इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय एन अमाउंट डेल्टा यू। इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी जब हम इसको हीट अप्लाई करेंगे। एंड द रिमेनिंग इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन डब्ल्यू ऑन द सराउंडिंग। कुछ हीट यहाँ पे डेल्टा एज अ डेल्टा यू यूज होगी, और जो रिमेनिंग हीट रहेगी वो किसके लिए? अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए यूज होगी, जो यहाँ पे क्यू हमने यूज किया है, बराबर है ना। यहाँ पे कुछ हीट किसके लिए यूज हो रही है? इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, और बाकी हीट किसके लिए यूज हो रही है? सराउंडिंग को जा रहा है एज अ वर्क डन। ओके, तो ऐसे हम लोग दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बोला कि क्यू के अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो क्यू का यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, दैट इज द m इंटू एल। तो एल यहाँ पे क्या होता है? लैटेंट हीट। आप लोगों ने 11th में स्टडी किया था, लैटेंट हीट इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस। तो क्यू इज इक्वल टू हम लोग यूज कर सकते हैं ml, क्योंकि इसके ऊपर नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन में लेने वाली हूँ। तो क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है? m इंटू एल। ओके, और क्या होता है? देखो, Q इज इक्वल टू होता है NC इंटू डेल्टा टी। आगे जाके हम लोग देखने वाले हैं ये भी फॉर्मूलेज।
तो Q का ये भी एक दूसरा फॉर्मूला है NC इंटू डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू MLB है जो हमने 11th में स्टडी किया। ये फॉर्मूला अभी देखने वाले हम लोग। तो Q की जगह पे आप लोग ये अलग अलग फॉर्मूलेस डाल सकते हैं। और वर्क डन का फॉर्मूला तो अभी अभी हमने डिराइव किया है PdV या फिर P इंटू VF माइनस VI। वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, उससे आपको चेंज इन डेल्टा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिलेगी। समझ में आया सबको? ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखो बच्चों, ये जो डेल्टा यू है इसकी 3 केसेस बनती है। एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है निगेटिव एंड तीसरी होती है 0। तो देखो ये डेल्टा यू पॉजिटिव कब रहेगा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने सिस्टम लिया था, तो सिस्टम को हम अमाउंट ऑफ हीट अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द क्यू। तो ये क्यू किसके लिए यूज हो रहा है? इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए, और दूसरा वर्क डन के लिए, राइट ना? गिव द सिस्टम, दैट इज द वर्क डन। तो Q इज इक्वल टू का हमें क्या फॉर्मूला मिला? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक में। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट अप्लाई हो रही है वो 2 चीजों के लिए। पहले तो वो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, उसके बाद वर्क डन करेगा। तो ये डेल्टा यू पॉजिटिव कब रहेगा? देखो, अगर ये अमाउंट ऑफ हीट जो अप्लाई हुई है वो अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज्यादा कर रहा है देन द वर्क डन, तो यहाँ पे जो डेल्टा यू हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, बराबर। अगर जो हीट ऐड हो रही है देन द वर्क डन बाय द सिस्टम, वो अगर मोर है, मतलब सपोज यहाँ पे हमने 200 जूल इतनी हीट अप्लाई की और वर्क डन बस 100 जूल ही हुआ। समझ में है? अगर हमने 200 जूल हीट अप्लाई की और वर्क डन बस 100 जूल हुआ, तो यहाँ पे क्यू क्या है? ज्यादा है। तो ज्यादा हीट यहाँ पे ऐड हो रही है और वर्क डन कम हो रहा है, तो हमें जो यू मिलेगा वो क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। इसके अपोजिट, अगर अमाउंट ऑफ हीट 100 है और वर्क डन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो है वो किसके लिए यूज हो रही है? ज्यादा, वर्क डन के लिए यूज हो रही है। तो इस केस में हमें डेल्टा यू क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। और अगर ये भी 100 है और ये भी 100 है, ये दोनों अगर इक्वल है, तो डेल्टा यू हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे फॉर्मूला हमें क्या मिलता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या है? Q माइनस डब्ल्यू। तो अमाउंट ऑफ हीट अगर ज्यादा रहेगी और W अगर कम रहेगा, इससे देखो ये 200 है और ये 100 है, तो हमें क्या आंसर मिलेगा? पॉजिटिव। मतलब अमाउंट ऑफ हीट, more heat is added than the work done. Okay, more heat is added than the work done. So 200 minus W is equal to हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। उल्टा है, अगर ये 100 है और वर्क डन 200 हो रहा है, मतलब वर्क डन ज्यादा हो रहा है, हीट कम ऐड हो रही है, तो ये हमें क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। और अगर ये भी 100 है और ये भी 100, जितनी हीट ऐड हो रही है वो सब वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब 100 माइनस 100 यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ऐसे 3 अलग अलग केसेस हमें यहाँ पे स्टडी करने के लिए मिलेगी। वो तीनों केसेस का देखो मैं आपको इमेज दिखा रही हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा। तो देखो, तो ये यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखाया है। देखो, पहले स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, देन रिलेशन बिटवीन Q एंड V है। तो पहली केस पॉजिटिव में डेल्टा यू इस क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखो सिस्टम दिखाइए, सिस्टम में Q ऐड हुई है 200 जूल और वर्क डन हुआ है 100 जूल। तो यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस 100 जूल मिलेगा। मतलब क्या? मोर हीट एडेड देन द वर्क डन बाय द सिस्टम, सो Q इज ग्रेटर देन W है। सेकेंड केस में क्या हो रहा है? अमाउंट ऑफ हीट माइनस 200 जूल है जो कि रिलीज हो रही है, और यहाँ पे वर्क डन कितना हो रहा है? माइनस 100 जूल हो रहा है। इसका मतलब क्या? डेल्टा यू जो है वो हमें निगेटिव 100 जूल मिलेगा। इसका मतलब क्या? कि मोर वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन द हीट एडेड टू इट, दैट मीन्स Q इज लेस देन W। उसके बाद डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या है? 0। डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब Q भी 200 जूल रहेगा और वर्क डन भी 200 जूल रहेगा। तो ये दोनों जब इक्वल होंगे तो इंटरनल एनर्जी जो है वो हमें 0 मिलेगी, क्योंकि जितनी हीट वहां पे ऐड हो रही है वो सभी के सभी हीट वर्क डन में जा रही है। इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुछ भी नहीं हो रही है, दैट इज इक्वल टू 0। सो हीट एडेड टू अ सिस्टम एंड वर्क डन आर सेम, Q इज इक्वल टू W। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज इक्वल टू
0। जितनी की जितनी हीट अप्लाई हो रही है वो सभी वर्क डन के लिए यूटिलाइज हो रही है, ऐसे उसका मीनिंग है। तो ऐसे टोटल 3 केसेस हमें यहाँ पे स्टडी करने के लिए मिलेंगे। तो बच्चों देखो, इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज है थेरोटिकल, वो मैं पहले आपको बताती हूँ, उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज देखो क्या है। आई थिंक लेक्चर बहुत ही बड़ा बन रहा है, मुझे लगता है इसके न्यूमेरिकल्स और इसके जो एमसीक्यूज है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज आप इतना थियोरी कंप्लीट करो, ये थियोरी के नोट्स भी निकालो साथ में, वैसे नोट्स दिए ही है बट कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैंने बताई है, तो हैंड रिटन नोट्स निकालते जाओ। एक बार रिवाइज करती हूँ आज हमने क्या क्या स्टडी किया। देखो, सबसे पहले हमने इंटरनल एनर्जी क्या होती है वो मैंने आपको डिटेल में बताया। इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो कि काइनेटिक एनर्जी होती है, और उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की ड्यू टू द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा वर्क डन। वर्क डन पॉजिटिव कब होता है वो हमने देखा, निगेटिव कब होता है वो हमने देखा। जब बाय द सिस्टम वर्क इज डन देन दैट वर्क डन इज निगेटिव, और ऑन द सिस्टम वर्क के ऊपर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो वो पॉजिटिव रहेगा, सिस्टम वर्क कर रही है तो वो निगेटिव रहेगा। ये चीजें हमने स्टडी की। उसके बाद हमने देखा कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है वो हमने डिराइव किया, दैट इज नथिंग बट द P इंटू VF माइनस VI, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया। देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का जो इक्वेशन है मेन, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये हमने देखा। उसका दूसरा फॉर्म हमने देखा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ओके, उसके बाद हमने देखा कि ये पॉजिटिव कब होता है, डेल्टा यू पॉजिटिव कब होगा, डेल्टा यू बिकम्स पॉजिटिव कब होगा, जब यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट जो सप्लाई हो रही है वो अगर ज्यादा रहेगी वर्क डन से, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा। देन डेल्टा यू निगेटिव कब रहेगा, जब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड कम है और वर्क डन ज्यादा है तो ये निगेटिव रहेगा। और ये 0 कब रहेगा, जितनी हीट सप्लाई हो रही है उतना वर्क डन हो रहा है तो ये 0 रहेगा। तो ऐसे टोटल 3 केसेस भी हम लोगों ने स्टडी की। तो आज ये थेरोटिकल पार्ट पूरा मैंने कवर किया है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है, सभी न्यूमेरिकल्स हम लोग लेने वाले हैं, और नीट में पूछा गया और एक क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर, वो भी मैं लूंगी। और इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो अभी इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में हम लोग कवर कर लेंगे। और एंड में तो मैं लेने ही वाली हूँ सभी एमसीक्यूज जो चैप्टर के एंड में दिए हैं, वो सभी एमसीक्यूज तभी भी लूंगी, लेकिन अभी इस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है, क्या क्या पूछे जा सकते हैं, वो मैं अभी लेने वाली हूँ। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। वीडियो बहुत ही बड़ा बन चुका है, इसीलिए मैं यहीं पे रुकती हूँ। सो थैंक यू सो मच। और थेरोटिकल पार्ट है, पूरा थेरोटिकल पार्ट है, इसमें ज्यादा डेरिवेशंस वगैरह नहीं है, तो आप लोगों को बोर भी होगा और ज्यादा लेंथी वीडियो बनाया तो आई थिंक आज मैं यहाँ पे रुकती हूँ। पढ़ाई करते रहो, साथ में नोट्स भी निकालते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।